नमस्कार, मेरा नाम है रंजन कुमार और एक बार आज से फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आगामी आने वाले महीनों में और इसी माह में 29 तारीख को आपका यूपी टेट होने जा रहा है और आने वाले दिसंबर में सी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जेंडर जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर हम सी टेट के सापेक्ष देखें या फिर यूपी टेट की तरफ से देखें तो जेंडर की कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका है। तो जेंडर से सवाल आता ही आता है। तो हम आपको इस वीडियो में लेके आए हैं 10 ऐसे सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जेंडर से संबंधित, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे क्या है, कैसे है सवालों को। तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है, इसको आप देखेंगे, समझेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर एक अपडेट, आने वाली हर एक वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए। तो फिर बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग सीखेंगे जेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण 10 सवालों को। ठीक है, तो चलिए, पहला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। बोला है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच समाज द्वारा कौन सा सामाजिक भेद विकसित किया गया। याद रखना है, पहले सवाल है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच समाज द्वारा कौन सा सामाजिक भेद विकसित किया गया। तो सिंपली इसका आंसर होगा जेंडर, यानी कि पुरुष और महिलाओं के बीच जो समाज में भेद है वो जेंडर के रूप में देखा जाता है कि ये मेल है, ये फीमेल है। इस तरीके से जेंडर के रूप में क्या किया जाता है, देखा जाता है। तो इसका आपका पहला का आंसर होगा बी, जो कि जेंडर बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल ये रहा, कह रहा है कि लैंगिक समानता के महत्वपूर्ण लक्षण हो सकते हैं। लैंगिक समानता, इक्वलिटी को आपको बताना है कि जो लैंगिक इक्वलिटी है वो क्या है, उनके महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अवसर देना। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा देखिए, महिलाओं को तार्किक और विश्लेषणात्मक कार्य सौंपना। इसमें देखिए केवल महिलाओं के बारे में चर्चा हुआ है, सो ये लैंगिक समानता नहीं होगा। ठीक है। तीसरा है महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित करना। देखिए इसमें भी केवल महिलाओं के बारे में चर्चा हुआ है, तो इसलिए नहीं होगा, क्योंकि लैंगिक समानता में हम पुरुष और महिलाओं को दोनों को समान अवसर देंगे। तो जब दोनों को समान अवसर देंगे तभी ना होगा। फिर शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार लाना, ये भी नहीं। इसका जो सही आंसर बनता है वो क्या है, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अवसर देना। यही लैंगिक समानता का महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि लैंगिक समानता के महत्वपूर्ण लक्षण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अवसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण में लैंगिक पक्षपात का एक उदाहरण है। लैंगिक पक्षपात जो भेदभाव है, स्टीरियोटाइप है, बायस है, जेंडर बायस या जेंडर स्टीरियोटाइप बोलते हैं, वो क्या है। तो देखिए बोला है कि पहला ऑप्शन है, एक शिक्षक सभी छात्रों को शारीरिक शिक्षा विषय का अध्ययन करने की अनुमति देता है। लैंगिक पक्षपात का आपको बताना है कि जिससे लैंगिक भेदभाव का पता चलता है। ठीक है ना। दूसरा है, एक शिक्षक सभी छात्रों को नृत्य गतिविधि में भाग लेने की अनुमति देता है। तो दोनों में सही है, तो ये तो लैंगिक पक्षपात को नहीं करता है ना। लैंगिक पक्षपात का थोड़ी उदाहरण हुआ, ये नहीं हो सकता। इसमें तो सबको समान दे रहा है, सबको शारीरिक शिक्षा समान दे रहा है। उसका जो शारीरिक शिक्षा विषय का अध्ययन अनुमति दे रहा है कि सब लोग कर सकते हैं। दूसरा है, शिक्षक सभी छात्रों को नृत्य गतिविधि में, यानी सबको लेकर आ रहा है, तो ये भी लैंगिक पक्षपात नहीं हुआ। एक शिक्षक लड़के और लड़कियों पर समान ध्यान देता है, तो ये भी लैंगिक पक्षपात नहीं है। यानी कि तीनों का तीनों ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। चौथा जो आपका ऑप्शन है, एक शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। देखिए यहीं पे लैंगिक पक्षपात हो रहा है कि लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लड़कियों पे कम ध्यान दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लैंगिक पक्षपात का एक उदाहरण है। इसलिए आपका सही आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। लैंगिक पक्षपात का मतलब किसी एक को ज़्यादा वैल्यू देना। जैसे लड़कियों, एक शिक्षक जो है लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देता है, यानी लड़कियों को कम आंकता है, लड़कियों को कम दिखाता है। यही लैंगिक पक्षपात है। लेकिन लैंगिक पक्षपात ऐसा नहीं, ये है। आपको समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है कि शिक्षक एक लघु नाटक के दौरान छात्राओं को नौकरानी और शिक्षकों की भूमिका प्रदान करते हैं। यानी कि जो लड़की हैं, छात्राओं हैं, लड़कियां हैं, उनको नौकरानी तथा शिक्षक बनाता है, तथा लड़कों को क्या करता है, डॉक्टर और पायलट की भूमिका प्रदान करता है। तो यह चित्रण प्रोत्साहित करता है। तो ये बात क्या बताता है, मतलब लड़कियों को कहता है कि आप नौकरानी हो जाओ,
शिक्षक बन जाओ, उनको नाटक में वहीं उनकी जो नौकरानी और शिक्षक की रोल देता है, ठीक है। जबकि लड़कों को क्या रोल देता है, डॉक्टर और पायलट की भूमिका देता है। तो यह चित्रण प्रोत्साहित करते हैं। तो सीधा सीधी बात है कि जो लड़कियां हैं उनको नौकरानी का दे रहा है और लड़का जो है वो डॉक्टर पायलट है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप की बात हो रहा है, लिंग रूढ़िबद्धता की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए चित्रण प्रोत्साहित करता है, मतलब ये जो रोल है वो बताता है कि इसमें लिंग रूढ़िवादिता को क्या किया गया है, बताया गया है, ठीक है। लिंग सशक्तिकरण नहीं होगा। लिंग सशक्तिकरण होता है मतलब दोनों को समान वैल्यू देता, दोनों की समान भूमिका अदा करता है। लेकिन इसमें क्या है, लिंग रूढ़िबद्धता है, मतलब क्या है कि इसमें लड़कियों को कम आंक रहा है, जिसकी बदौलत उनको जो भूमिका दे रहा है, उनको जो रोल दे रहा है वो नौकरानी का रोल दे रहा है, और लड़कों को कहीं ना कहीं डॉक्टर और पायलट की भूमिका में देखना चाहता है। तो ये लिंग रूढ़िवादिता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपका ये है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लैंगिक रूढ़िबद्धता का वर्णन करता है। चलिए, लैंगिक रूढ़िबद्धता मतलब कौन सा विकल्प जो है लैंगिक रूढ़िबद्धता को बताता है, जेंडर स्टीरियोटाइप को। तो कह रहा है कपड़े धोने के विज्ञापन केवल महिलाओं को देना और मोटर बाइक के स्टैंड से संबंधित विज्ञापन पुरुषों को देना। ये सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या लड़कियां मोटर बाइक नहीं चला सकती हैं? चला सकती हैं। तो यहाँ पे केवल महिलाओं को देना, ये कपड़ा धोने का काम केवल महिलाएं करेंगी क्या? पुरुष नहीं कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वर्णन करता है, इसलिए ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा है कि कार्य और दूरी जैसे गणित के कुछ अध्याय में हम देखते हैं कि महिलाओं की तुलना में अधिकतर पुरुष अधिक कार्य करते हैं। और टाइम एंड डिस्टेंस हम मैथ के अंदर पढ़ते हैं ना, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, तो ये आपका क्या है, वर्क एंड टाइम जो भी है। तो कार्य और दूरी जैसे गणित के कुछ अध्याय में हम देखते हैं कि महिलाओं की तुलना में अधिकतर पुरुष अधिक कार्य करते हैं। तो ये भी यहाँ पे भी क्या है, लैंगिक रूढ़िबद्धता को दिखाता है। जरूरी है क्या कि पुरुष अधिक काम करेगा महिलाओं के सब? महिला भी तो उसके लेवल तक, महिला भी उसके बराबर कर सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों ऑप्शन मुझे लगता है कि दोनों आपका रूढ़िबद्धता का वर्णन करता है, लैंगिक रूढ़िबद्धता का। सो ये दोनों ऑप्शन एक एक करके नहीं सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी ये क्या है, दोनों हो सकता है। ए और बी दोनों हो सकता है। तो क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है लैंगिक सामाजिकरण में डैश में होता है। आप बताइए, लैंगिक सामाजिकरण हम चाहे धार्मिक और शैक्षिक संस्थान में जाएं, परिवार में जाएं, मास मीडिया के अंदर देखें, तो सब जगह लैंगिक सामाजिकरण होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा कि धार्मिक और शैक्षिक संस्थान में भी, परिवार में भी, मास मीडिया में, जहाँ भी जाते हैं हम लोग, लैंगिक सामाजिकरण वहाँ पे होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लैंगिक सामाजिकरण का इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि तीनों में होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्थान है जहां एक बच्चे को लैंगिक समाजीकरण के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। कौन सा एक ऐसा स्थान है जहां पर एक बच्चे को, प्राथमिक स्थान, पहला स्थान जहां एक बच्चे को लैंगिक समाजीकरण के बारे में पढ़ाया जाता है। देखिए, विद्यालय में बच्चा जाता है तो परिवार से होकर जाता है, पहले परिवार में, यानी परिवार के अंदर ही उस बच्चा को लैंगिक समाजीकरण के बारे में बता दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, परिवार होगा, ठीक है। कि बच्चा सबसे पहले जो लैंगिक समाजीकरण के बारे में पढ़ता है उसका प्राथमिक स्थान जो होता है परिवार में पढ़ता है, उसके बाद कहीं जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या है कि सभी सामाजिक पहचानों की तरह लिंग की पहचान द्वंद्वात्मक है। वे एक दूसरे के खिलाफ संदर्भित क्रियाओं के कम से कम दो संग्रहों को शामिल करते हैं, हम बनाम उन्हें। पश्चिम संस्कृति में इसका मतलब क्या है? देखिए, सिंपली सी बात, अगर हम पश्चिम संस्कृति की बात करें, पश्चिमी संस्कृति की, तो पश्चिमी संस्कृति में हम यानी कि मर्दाना को बोला जाता है और उन्हें जो कि जनाना को बोला जाता है। तो यहाँ पे पश्चिमी संस्कृति में इसका मतलब क्या है, पश्चिमी संस्कृति में हम बनाम उन्हें का मतलब होता है मर्दाना बनाम जनाना। इसलिए सही आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, मर्दाना बनाम जनाना, हम बनाम उन्हें का। पश्चिमी संस्कृति के अगर हिसाब से देखें तो इसका आंसर क्या होगा, मर्दाना बनाम जनाना। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। अगला सवाल की तरफ देखते हैं, सेकंड लास्ट सही सवाल होगा। चलिए सवाल है कि एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में लैंगिक पक्षपात से कैसे बचेंगे। एक शिक्षक के रूप में आप हैं, अगर मान लीजिए आप एक टीचर्स हैं, तो आप क्लास के अंदर लैंगिक पक्षपात जो होता है उससे आप कैसे बचेंगे। तो देखिए, केवल लड़कियों को प्रोत्साहित करें, ये तो सिंपली पक्षपात नज़र आ रहा है, तो आपको बचना है ना उससे, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा, केवल लड़कों को प्रोत्साहित करेंगे, तो केवल लड़कों को प्रोत्साहित करेंगे, ये भी तो लैंगिक पक्षपात है, ये भी नहीं हो सकता है।
दूसरा है लड़कों और लड़कियों दोनों को निर्विवाद भूमिकाओं में रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो लैंगिक पक्षपात से बच सकते हैं। सो इसका सही आंसर क्या होगा? सी सही आंसर होगा। आप केवल लड़कियों को प्रोत्साहित करेंगे तो वहाँ पे आप जो लैंगिक पक्षपात होता है वो दिखा रहे हैं, या फिर लड़कों को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो वहाँ भी आप लैंगिक पक्षपात को दिखा रहे हैं। लेकिन निर्विवाद बिना सोचे समझे अगर दोनों की भूमिका में रखने की कोशिश करते हैं, लड़का और लड़कियों दोनों को एक साथ एक समान एक तरीके से देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लैंगिक पक्षपात से बचते हैं। और इसका सही आंसर भी क्या होगा? सी होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, शायद ये आपका लास्ट सवाल होगा। चलिए सवाल है कि लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में होना चाहिए। लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में होना चाहिए। तो सवाल है, ये आपका सवाल हो गया कि लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में क्या चाहिए। तो बोला है कि पहला ऑप्शन है कि लड़कों के लिए विशेष वातावरण। देखिए गड़बड़ है, लड़कों के लिए विशेष वातावरण कैसे? लड़कों के लिए दीजिएगा, लड़कियों के लिए नहीं दीजिएगा, तो ये तो सीधा क्या है? पक्षपात नजर आ रहा है। दूसरा है कि लड़कों और लड़कियों के समान वातावरण। ठीक है, हो सकता है। तीसरा है लड़कों और लड़कियों के लिए असमान वातावरण। असमान तो होगा नहीं, क्योंकि आपको लैंगिक अंतर को दूर करना है। ये जो भेदभाव है लैंगिक जेंडर टाइप का, ठीक है, तो इसको दूर करना है। तो इसके लिए आप लड़कों लड़कियों को असमान वातावरण दीजिएगा तो गड़बड़ है, हो नहीं सकता है। लड़कों के लिए विशेष वातावरण दीजिएगा, नहीं होगा। तो लड़कों और लड़कियों के लिए समान वातावरण, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका बी। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका बी होगा। लड़कों और लड़कियों के लिए हमें समान वातावरण देना होगा, तभी हम लैंगिक अंतर को दूर कर सकते हैं। ठीक है, और एक कक्षा में ऐसा ही होना चाहिए। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं हमारे ये जितने भी 10 सवाल थे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो फिर से मैं बात को दोहराना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बंधुओं के पास। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मस्त से पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल आसान होगा, सीटेट फिट यूपीटेट जो भी है आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।